हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मास के बारे में पढ़ा था, यानी द्रव्यमान होता क्या। तो हमने ये जाना था कि जो मास होता है वो किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु में कितना मैटर है ये दर्शा। बेसिकली वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जिसे आप जाड़त्व कहते हैं, उसे दर्शा। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। इसके बाद हम बात कर रहे थे वेट। तो जब भी हम वेट यानी भार की बात करते हैं तो भार का अर्थ है कि वह फोर्स जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही। अब हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि हर एक वस्तु, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स के साथ, एक बल से। ठीक है। अब एक वस्तु है जिससे पृथ्वी बल लगता है। आप ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है, ठीक है, जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो आपका बल है, उसका जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें, एक बॉडी है, एक वस्तु है जिसका मास या द्रव्यमान m है। ठीक है, इसका वेट पृथ्वी पे क्या हो, तो यानी पृथ्वी इस वस्तु को जिसका द्रव्यमान m है उसको अपनी तरफ किस तरीके से आकर्षित। अगर हम नॉर्मली इस फॉर्मूले से देखें तो इस वस्तु पे जो आपका मास जो है वो क्या है, m है, द्रव्यमान। पर जब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की, तो क्योंकि ये किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके प्रभाव में आ रहा है। तो इसमें जो एक्सीलरेशन होगा, जो इसमें त्वरण होगा, वो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपका जो a है वो g में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो f हो गया वो mg हो। और ये क्या होता है, बेसिकली वह फोर्स जो कि किसी वस्तु पे लग रहा है और पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही, इसे हम उसका भार यानी वेट कहते हैं। तो आप f की जगह w लिख सकते हैं, तो w बराबर mg हो। तो ये क्या हो गया, वेट हो गया, यानी भार। ठीक है, भार का जो है ये फॉर्मूला आ गया, w बराबर m इंटू जी। तो अगर हम बात करें वेट की, तो वेट क्या है, वेट वह फोर्स है, वह बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करे। ठीक है, द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड इट्स वेट। यानी किसी वस्तु पर भार वह बल है जिसमें यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। अब हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की। ठीक है, इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, एन होता है, यानी न्यूटन। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें वेट की, तो वेट की अगर हम डायरेक्शन देखें, क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स, बल है, और बल क्या होती है, एक आपकी सदिश राशि हो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका जो डायरेक्शन होती है, वेट की डायरेक्शन किधर होती है, पृथ्वी की तरफ। ठीक है, या आप कह सकते हैं डाउनवर्ड। कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जो भी वस्तु है यहाँ पे रखी है, उसका जो वेट होगा वो किधर की तरफ लगता है, आपका पृथ्वी की तरफ लगता है। तो जो है ये आपका हमेशा, यानी वेट जो है, भार जो है, ये आपका हमेशा पृथ्वी की तरफ या नीचे की तरफ लगता है। द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वेट है वो क्या है, एक सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी राशि होती है,
जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी दिशा दोनों हो, तो वह आपकी सदिश राशि हो। अब अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने वेट का फॉर्मूला निकाला, W इक्वल्स टू M इंटू जी। जी क्या है? आपकी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिरांक है, ये हर जगह आप सेम। अगर आप बात करें W की, तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि W जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? मास के। किसके ऊपर? द्रव्यमान के ऊपर। यानी अगर हम बात करें W की, भार की, वेट की, तो जिस वस्तु का मास यानी द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका भार ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका भार भी कम होगा। यानी जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मास। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब जैसे कि हम मास की बात कर रहे थे, हमने द्रव्यमान की बात की थी। द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी वस्तु पे कितना मैटर, ठीक है, और ये क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी हो। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपका कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जो मास है, उसका जो क्या है? मास। मास आप केजी में नापते हैं, तो उसका जो मास है वो सपोज 10 केजी। मान लीजिए एक वस्तु है जिसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या है? 10 केजी। अब इस वस्तु को हम कहीं भी लेके जाए, चाहे आप पृथ्वी से बाहर लेके जाए, पृथ्वी में, चाहे आप पोल पे लेके जाए, इक्वेटर पे लेके जाए, कहीं भी लेके जाते हैं, चाहे आप चंद्रमा में लेके जाते हैं, तो जो उस वस्तु का जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी 10 केजी। ठीक है, यानी मास क्या है? मास जो है हर जगह एक जैसा रहता है, कभी चेंज नहीं होता, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वहीं अगर हम वेट की बात करें, तो वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका M पे डिपेंड करता है, अगर हम G को कांस्टेंट लेते हैं। और आपने ये पढ़ा है कि G जो है, यानी जो आपका पृथ्वी त्वरण है, वो आपका पोल से इक्वेटर की तरफ बदलता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जहां पे जो G की वैल्यू है, जहां पे जो चेंज होती है, G की वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, तो उसके साथ साथ वेट चेंज होता है। अगर हम बात करें, एक वस्तु है जिसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो 10 केजी, ठीक है, तो पृथ्वी में जो उसका वेट होगा वो अलग होगा, ठीक है। वेट क्या होता है? इसमें आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम 9.8 ले ले तो 98 केजी मान लीजिए इसका क्या है पृथ्वी पर, सॉरी 98 न्यूटन जो है इसका पृथ्वी पर क्या है? वेट है, भार है, ठीक है। अब इस वस्तु को अगर हम चंद्रमा पे लेके जाएं, तो वहां पे इसका जो द्रव्यमान होगा वो तो सेम होगा, मास जो होगा 10 किलोग्राम ही हो, लेकिन वेट बदल जाए, भार बदल जाए। इसी तरीके से आप इसे कहीं भी लेके जाए, इसका वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? जी के ऊपर निर्भर। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? जी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो वेट जो है, भार जो है, वो जी के ऊपर निर्भर करता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, जी की वैल्यू बदलती रहती है, तो भार भी आपका बदलता रहता है। वहीं अगर हम बात करें मास की यानी द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या है? एक स्थिर क्वांटिटी है, और ये आप चाहे वस्तु को कहीं भी लेके जाए, ये हमेशा सेम ही रहता है। The mass of an object remains the same everywhere, whereas its weight depends on its location because G depends on location. किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि G का मान स्थान पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं किसी भी वस्तु में का चंद्रमा पर भार, यानी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब अगर हम बात करें किसी वस्तु के भार की चंद्रमा पे, तो इसका अर्थ ये है
कि चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर कितने बल से खींचे, कितने फोर्स से खींचे। ठीक है, यह दर्शाता है कि चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या। अब जैसे कि हमने देखा, हमने क्या देखा फॉर्मूले से कि जो W है वो बराबर है mg। ठीक है, यानी इससे हमें क्या पता चला कि जो भार है वो g पे निर्भर कर रहा है, जैसे कि अभी हमने बात की। ठीक, तो यानी g की वैल्यू जो है, अगर हम बात करें किसी वस्तु की चंद्रमा पे, तो उसका जो भार होगा वो चंद्रमा के किस तरीके से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उस पर निर्भर कर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं g की वैल्यू पे आपका जो वेट है वो निर्भर कर रहा है, और g की वैल्यू चंद्रमा पे अलग होगी। ठीक है, चंद्रमा पे अलग होगी क्योंकि उसका जो आकार है वो काफी छोटा है पृथ्वी से, तो वहां g की वैल्यू क्या होती है, अलग। अब इस कारण क्या होता है, जो g होगा या जो g होगा चंद्रमा पे वो कम होगा, जिस कारण जो वेट है उस वस्तु की का जो भार है चंद्रमा पे वो भी कम। अब क्योंकि चंद्रमा का जो आकार है वो छोटा है पृथ्वी से, तो g का मान कम है, यानी कि अगर हम बात करें वस्तु की, तो वस्तु पे जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वह भी कम होगा। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि अगर एक वस्तु जो है जिसका जो है 98 kg, ठीक है, या आप कह सकते हैं 60 kg, 60 किलो वजन जो है पृथ्वी पर है, सॉरी 60 न्यूटन जो भार है वो पृथ्वी पर, 60 न्यूटन भार उसका पृथ्वी पर है। अगर हम उस वस्तु को चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो उसका जो भार होगा वो कम होगा, क्योंकि वहां g का मान कम। ठीक है, The weight of an object on moon is the force with which the moon attracts the object. चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। यानी कोई भी वस्तु, जैसे कि हमने पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, इसी तरीके से अगर हम चंद्रमा के कॉन्सेप्ट में पढ़े, तो अगर कोई भी वस्तु जो है जो वहां पे आपकी मून पे रखी है, उस पे जो उसका वेट हो, मून पे उस वस्तु का जो वेट होगा वह वो बल होगा जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित। The moon of the mass of the moon is less than that of earth. चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम। यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से क्या है, कम है। ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना। Weight of the object on the moon is equals to 1/6 into the weight of the earth. यानी अगर हम बात करें, हमें किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पे निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, उसका जो पृथ्वी पे भार है उसका 1/6 जो है से मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो आपका जो है वो वेट हो जाएगा चंद्रमा। वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 इंटू इसका पृथ्वी पर भार। अब हम जो है आपका जो ये कॉन्सेप्ट है इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करें। तो आपका पहला प्रश्न है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. व्हाट इज द वेट, व्हाट इज वेट ऑन द अर्थ। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका भार पृथ्वी पर कितना। यानी आपको वस्तु का द्रव्यमान दिया है, मास दिया है, आपको भार। ठीक है, सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिखेंगे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वस्तु का द्रव्यमान। टेन kg। अब यहाँ पे बात की गई है वेट निकालना। ठीक है,
अगर हम वेट की बात करें तो जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला देखा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। m यानी मास, द्रव्यमान। तो यहाँ पे आपके m कितना है, 10 किलोग्राम। g की बात करें तो g कितना है, 9.8, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 98 न्यूटन। तो ये जो है वेट आ गया है, भार आ गया है वस्तु। तो हमारा अगला प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक वस्तु है, उसका भार 10 न्यूटन है जब हम उसे पृथ्वी की जो सतह है उस पर, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। आपको ये बताना है कि इसका भार कितना होगा जब हम इसका जो भार है वो मून की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर माप। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन होता है। चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर इसका भार कितना हो। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट डाउन कर लेते हैं। पहला है weight of an object on the surface of moon। चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 10 न्यूटन। weight of an object on the surface of moon। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर आपको चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार नापना है तो आप क्या करेंगे, जो उसका पृथ्वी पर भार है उसको 6 से डिवाइड कर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, पृथ्वी पर कितना भार है 10 न्यूटन, डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा आपका, तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा वो आएगा 1.67 न्यूटन, 1.67 न्यूटन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका भार, इसमें क्या अंतर है ये आपको बता। तो इसको हम एक टेबुलेटेड मेथड से या टेबल की फॉर्म में, टेबल के माध्यम से हम इसे दर्शा सकते हैं। तो पहला है आपका मास और दूसरा है वेट। अगर हम मास की बात करें तो मास क्या है, द्रव्यमान क्या होता है, या ये आपसे ये पूछा गया है कि द्रव्यमान क्या होता है और वेट क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, मास की, तो मास क्या होता है, किसी भी वस्तु पे कितना मैटर, ये आपका मास को यानी द्रव्यमान को दर्शाता है। वहीं जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट का अर्थ क्या है कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है,
वह किसी वस्तु पर कितना लग रहा है, यानी वह बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे हम वेट कहते हैं। वहीं उस वस्तु पे कितना मैटर है, कितना पदार्थ है, ये उसकी जो है द्रव्यमान को या मास को दर्शा। अगर हम बात करें द्रव्यमान की तो ये आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जाड़त्व को दर्शाता है, यानी जो आपका मास है, मास जो है जाड़त्व या इनर्शिया को मेजर कर। वहीं अगर हम बात करें वेट की तो जो वेट होता है इससे हमें ये पता चलता है कि जो पृथ्वी है वो किसी भी वस्तु को किस तरीके से अपनी तरफ खींचे। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु पे कितना मैटर है, ये द्रव्यमान जो है दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका वेट। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर हम भार की बात करें तो भार क्या है, भार जो है वह बल है जिससे जो है बॉडी या कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित। नेक्स्ट है इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ये क्या दर्शाता है, किसी भी वस्तु का जाड़त्व कितना। वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी। अब भार की बात करें तो भार से हमें ग्रेविटी का पता चलता है, ग्रेविटी कितना। नेक्स्ट है मास की अगर हम बात करते हैं तो मास क्या है, मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, यानी यह क्या है, एक अदिश राशि। ये क्या है, एक अदिश राशि। वहीं अगर हम बात करें वेट की, भार की, तो भार की दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है, यानी ये सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि यानी क्या बोलते हैं आप इसे, वेक्टर। वहीं आपका जो मास है ये क्या है, आपकी स्केलर। नेक्स्ट है जो मास होता है वो क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, यानी ये चेंज नहीं है। वहीं जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होती है, वेट एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये जगह के ऊपर निर्भर करता है, अलग जगह में अलग वेट। नेक्स्ट है अगर हम मास के यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो ये क्या है, किलोग्राम है। वही वेट का आपका न्यूटन है। इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है आपका अगर हम वेट की बात करें, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, यानी परिमाण भी है, और इसकी दिशा भी होती है। वहीं अगर हम बात करें द्रव्यमान की तो इसकी क्या है, सिर्फ परिमाण होता है। नेक्स्ट है मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जो आपका द्रव्यमान है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, स्थिर राशि। वहीं अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। जो आपका वेट होता है, भार होता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये जगह के ऊपर निर्भर। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। अगर हम मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। वहीं आपका जो वेट होता है, इसका जो यूनिट है, मात्रक है, वो वही है जो बल का होता है, फोर्स का होता है, यानी न्यूटन। अब आपका अगला प्रश्न है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। कोई वस्तु है, उसका जो भार है, ठीक है, उसका भार चंद्रमा पर 1/6 क्यों होता है पृथ्वी, ये आपसे पूछा है। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से काफी छोटा, और उसका रेडियस भी जो है पृथ्वी से का 1/4, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अट्रैक्शन की, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की, या अगर हम पृथ्वी त्वरण की बात करते हैं चंद्रमा के केस में, तो ये आपका 1/6 हो जाता है, जिस कारण जो आपकी वस्तु है उसका वेट या उसका भार चंद्रमा पर 1/6 हो जाए।
द मास ऑफ मून इज 1/100 टाइम्स एंड इट्स रेडियस इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अगर हम बात करें चंद्रमा के द्रव्यमान की, तो इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के 1/100 गुना, और इसकी जो त्रिज्या है यानी रेडियस है वो कितनी है 1/4 टाइम्स, 1/4 यानी 1/4 जो होती है पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसके। एज अ रिजल्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मून इज अबाउट 1/6 व्हेन कंपेयर टू अर्थ। इसलिए क्या होता है, अगर हम कंपेयर करें फोर्स को, तो जो बल चंद्रमा लगाता है वस्तु पे वो 1/6 गुना होता है पृथ्वी के द्वारा बल लगाए गए। द मून्स ग्रेविटेशन फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द मास एंड द साइज ऑफ मून। अब अगर हम बात करें चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसे हम उसके मास यानी द्रव्यमान और जो उसका साइज है उससे निकालते हैं। Hence, the weight of an object on the moon is 1/6 its weight on the earth. इसलिए जो वस्तु है, वस्तु का जो वेट है वो कितना है 1/6 पृथ्वी में जो उस वस्तु का वेट है उस। The moon is far less massive than the earth and has different radius as well. अब अगर हम मून की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो ये कैसा है, इसका जो द्रव्यमान है वो कम है पृथ्वी से, जिस कारण इनका जो रेडियस है वो भी क्या है अलग है, इनकी जो त्रिज्या है वो भी अलग। अब हमारा अगला टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रणोद तथा दाब। अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट, एक है थ्रस्ट और एक है प्रेशर। तो बच्चों जैसे कि आपको आपके स्कूल में डिस्प्ले बोर्ड है, वहां पे आपको कोई इंफॉर्मेशन कोई जानकारी जो है लगानी, तो आप क्या करते हैं, आप उस जो आपके पास बोर्ड है उस पेपर को रखते हैं और फिर बोर्ड पिन से क्या करते हैं उसको वहां पे लगाते। जब आप बोर्ड पिन लगाते हैं तो बोर्ड पिन आप ये जानते हैं कि जो बोर्ड पिन होती है उसके दो सिरे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक सिरा इस तरीके से जो है बड़ा सा होता है, दूसरा इस तरीके से नुकीला। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप इस पतली या नुकीले जो सिरा है उसको बोर्ड पे रखते हैं और जो इसका चपटा सिरा है वहां से बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और ये जो है आपका पिन उसमें घुस जाता है, बोर्ड में घुस जाता है, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके बोर्ड पे लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने बल लगाया, अपनी अंगूठे से बल लगाया, फोर्स लगाया, और कहाँ पे लगाया, एक दिशा पे। कौन सी दिशा है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, किसके, बोर्ड। तो वो फोर्स जो एक दिशा पे लगता है, एक डायरेक्शन पे लगता है और बेसिकली परपेंडिकुलर या लंबवत लगता है, उसको हम थ्रस्ट यानी प्रणोद कहते हैं। अब आपने एक और चीज ऑब्जर्व की कि आपने तो बल लगाया, आपने बल लगाया, अंगूठे से बल लगाया, आपका जो ये बोर्ड पिन है ये आपके बोर्ड में घुस, ठीक है। अब क्या हुआ, बेसिकली फोर्स लगाया, घुसी, आपने थ्रस्ट लगाया, इसका एक इफेक्ट दिखाई दिया, एक प्रभाव दिखाई दिया, जिस कारण आपकी जो ये बोर्ड पिन है ये बोर्ड पे घुसी। ठीक है, इसको हम दाब कहते हैं यानी प्रेशर कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट क्या है, एक बल है, फोर्स जो कि परपेंडिकुलर लंबवत एक दिशा में लगाया जाए। वही प्रेशर क्या है, प्रेशर इस फोर्स को लगाए जाने के बाद जो आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्रेशर, प्रभाव या इफेक्ट जो दिखाई दे रहा है वो आपका दाब। इसको समझने के लिए आप एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई रेतीली जगह जा सकते हैं और वहां पे आप खड़े हो जाए, ठीक है। अब आप खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके जो पैर हैं वो रेत में डूब रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेट जाना, अब आप लेट जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि वेट तो सेम है, आपके शरीर का भार तो सेम है, लेकिन जब आप लेटते हैं, जब आप उस रेत पे लेटते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको अपना जो शरीर है वो उस रेत पे डूबता हुआ नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एक बल तो लग रहा है, फोर्स लग रहा है जो कि आपके वेट यानी भार के रूप,
और दोनों केसेस में भार क्या है, सेम है, क्योंकि व्यक्ति वही है, एक ही व्यक्ति है, वही खड़ा हुआ है, वही लेट है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो कांटेक्ट यानी संपर्क में कितना क्षेत्र है वो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम खड़े होते हैं तो सिर्फ हमारे पैर जो है वो रेत के कांटेक्ट, यानी पूरा का पूरा शरीर का जो भार है, वेट है, जिसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो पैरों पे पड़ रहा है, ठीक है, जिस कारण हमारा जो पैर है वो डूब रहे हैं और जो पैर है उनका क्षेत्र क्या है, कम है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम रेत के ऊपर लेट जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह क्षेत्र जो कि रेत के कांटेक्ट में है वो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सिर्फ पैर है और यहाँ पे पूरा का पूरा शरीर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, पूरा भार क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे शरीर में बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिस कारण क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कम हो गई, जिस कारण आप देख सकते हैं कि जो शरीर है या जो बॉडी है वो रेत पे जो है डूबी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एरिया है, कांटेक्ट में जो एरिया है, क्षेत्र है, उसके कारण जो है हमें फोर्स का इम्पैक्ट अलग अलग दिखाई दे। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले केस में आपको प्रेशर ज्यादा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एरिया कांटेक्ट में कम है तो सारा का सारा बल एक ही पॉइंट पे लगता है। वहीं सेकंड केस में आपको जो प्रेशर है, दाब है, वो आपको कम लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जो एरिया कांटेक्ट में है वो बहुत ज्यादा है, तो दाब पूरे शरीर में बढ़ गया। तो ये आपका जो है दाब यानी प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों आज हमने वेट के कॉन्सेप्ट को समझा, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए और इसके बाद हम प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट या आपको एक मोटे मोटे तौर पे समझ में आया होगा कि प्रेशर यानी दाब होता क्या है, थ्रस्ट क्या होता है, प्रणोद क्या होता है। आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो आपके फ्लूइड्स होते हैं, द्रव होते हैं, उनमें प्रेशर किस तरीके से लगता है ये देखें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।